आरक्षण का मुद्दा भारत में सबसे विवादित मुद्दों में से एक है। हर व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ लेता है उसके लिए यह हमेशा सुखदायी है और जिसको इसका लाभ नहीं मिलता उसके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी पर। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आर्टिकल 15 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के बारे में समझा था, उसी प्रकार सार्वजनिक रोजगार में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और आज रोजगार में आरक्षण से जो एक खास युवा वर्ग है, जो जनरल कैटेगरी का वर्ग है, उसका इस चीज को लेकर काफी असंतोष रहता है। तो दोस्तों, जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत आर्टिकल 16(4) में रोजगार में आरक्षण की बात कही गई है। लेकिन आरक्षण से पहले आर्टिकल 16 में सार्वजनिक रोजगार यानी राज्य के अंतर्गत जितने भी रोजगार हैं उसमें समानता स्थापित करने की बात कही गई है। आरक्षण जो है स्टूडेंट्स, आरक्षण का मकसद समाज में हर व्यक्ति को समान लाना है, यानी जो व्यक्ति असमान है उसको एक समान स्तर पर ले आकर उसको समाज में गरिमामयी जीवन देने का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं हमारे आर्टिकल 16 यानी जो राज्य के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 16 कहता है कि हम जो राज्य के अंतर्गत नौकरियां हैं उसके अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में समानता देंगे। यानी नियुक्ति और रोजगार का अर्थ सिर्फ इतना है कि जब स्टार्टिंग में किसी की नौकरी लगेगी उसमें उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 16 कहता है। नियुक्ति का मतलब ये है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि एक राज्य ने किसी को जो है घर दे दिया, 3 व्यक्तियों को, मान लीजिए कि एग्जाम्पल लीजिए कि 3 व्यक्तियों को घर दिया। अब 3 व्यक्ति नियुक्ति के समय एक साथ आए, तीनों को घर दिया गया। अब उसमें 2 लोगों ने मेहनत करके कमाना चाहा और एक व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो है अपने आगे का जीवन गुजर बसर करना चाहा। तो जो 2 व्यक्ति हैं तीनों को अपॉर्चुनिटी सेम मिली, लेकिन जो ये बाकी 2 व्यक्ति हैं ये ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगे, समाज में एक अच्छे सम्मान के साथ देखे जाएंगे, और जो ये एक तीसरा व्यक्ति है इसके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो राज्य क्या करती है? राज्य समानता स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान करती है, यानी मौका देती है। तो यही बात हमारे आर्टिकल 16 में कही गई है कि राज्य क्या करेगा? सबको अवसर की समानता देगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, राज्य यह जो अवसर की समानता देता है यह केवल अपने नागरिकों को देता है। यानी यह जो विदेशी व्यक्ति है उसको हमारे यहाँ आर्टिकल 16 के अंतर्गत रोजगार में कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है। रोजगार में सिर्फ भारतीयों का ही प्राथमिकता दिया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, इसी में आर्टिकल 16(2) में ये कहा गया कि आखिर किन किन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो जैसा आपने आर्टिकल 15 में हमारे साथ पढ़ा था कि रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, डिसेंट के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रेसिडेंस के आधार पर, इन आधार पर राज्य कभी भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अभी हाल का एक मामला आपके सामने है, हरियाणा सरकार का आरक्षण कानून। हरियाणा सरकार ने अपने स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75% सीटें जो है रिजर्व कर दी है। और अब ये स्थानीय आधार पर भेदभाव हुआ है ना। लेकिन हरियाणा सरकार का ये कहना है कि हमने ये जो आरक्षण का प्रावधान किया है, हमने जो ये आरक्षण लागू किया है, यह सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, यानी राज्य के अंतर्गत किसी अधीन के सेवा के अंतर्गत नहीं है, यह प्राइवेट सेक्टर में है। और आर्टिकल 16 बात करता है कि जो राज्य के अंतर्गत सेवाएं हैं उसमें समानता स्थापित करने की। तो ये हरियाणा सरकार का कानून है। मामला भी उच्चतम न्यायालय में है। जब उच्चतम न्यायालय से इसके संबंध में कोई फैसला आएगा तो तब हम इस पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मजेदार बात यह है कि असम में एक मूवमेंट चला। असम में स्टूडेंट्स बंगालियों को बहुत बुरा समझते हैं। उसका कारण यह है कि जो वहां पर सारी सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां हैं, स्टेट की नौकरियां, उन पर ज्यादातर हक जो है बंगाली लोगों का है। असम में ये कहावत बहुत प्रचलित है कि बंगाली और सांप जहां दिख जाए इनको पहले मार दो। तो ऐसी बातें जो है वहां पर प्रसिद्ध है। और उनका मानना भी है कि जो भौगोलिक आधार पर अगर किसी का सबसे पहला, मेरी जमीन पर सबसे पहला हक हो तो मेरा हो, है ना। तो इस आधार पर जो है उनका ये मानना है कि असम में जो बंगाली लोग हैं इन्होंने सारी सार्वजनिक नौकरियों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन हमारे संविधान के एक अनुच्छेद में इसका भी प्रावधान किया गया है कि
जो भौगोलिक आधार पर भेदभाव हो सकेगा, लेकिन क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। अब जैसे कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं, जैसे आप उत्तराखंड को मान लीजिए या हिमाचल प्रदेश को मान लीजिए, इनमें कुछ आधार पर जो है नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि भौगोलिक आधार पर भेदभाव अगर करना है तो इसके लिए कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को दी गई है, ना कि राज्य सरकार को। राज्य सरकार अपनी राजनीति के लिए क्या कर सकती है, अपने राज्य के लोगों को ही नौकरियों में रख सकती है कि हम इन्हीं को रखेंगे, लेकिन ऐसी शक्ति जो है संसद को दी गई है। तो आर्टिकल 16(3) में भौगोलिक आधार पर भेदभाव हो सकता है, ये बात लिखी गई है। आपके साथ हमने आर्टिकल 16 एक जो डिस्कस किया, जिसमें हमने ये आपसे को समझाया कि नियुक्ति एवं रोजगार में समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया जाएगा। और आर्टिकल 16(2) में हमने देखा कास्ट, रिलीजन, रेस, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और वहीं एक अन्य जो आर्टिकल 16(3) इसके आधार पर हमने देखा कि भौगोलिक आधार पर भेदभाव हो सकेगा, है ना। इन 3 आर्टिकल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) सबसे विवादित मुद्दा है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, इन्होंने अपने रिजर्वेशन देने की जो लिमिट थी, उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में, इंदिरा साहनी मामले में, इसकी लिमिट 50% लगाई हुई थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार और तमिलनाडु सरकार, इन्होंने इस लिमिट को क्रॉस करके लगभग 69% तक का आरक्षण दे दिया है। अब 69% तक का आरक्षण दे दिया जाना, ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है। अभी ये सारे मामले उच्चतम न्यायालय में हैं। तो आइए समझते हैं आर्टिकल 16(4) के बारे में। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि आपको मैंने आर्टिकल 14 में एक बात पढ़ाई थी कि लोगों को समान स्तर पर लाना है, इक्वल लाना है, यानी विधि के समक्ष समान संरक्षण देना है। ये आपने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 में। उसमें ये था कि किसी भी वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रिजर्वेशन देंगे। और उसी रिजर्वेशन को, आर्टिकल 14 को ही प्रमोट कौन करता है, हमारा आर्टिकल 16(4) समान ले आता है। दोस्तों, जो सरकारी नौकरी है वो केवल पैसे का माध्यम नहीं है, सम्मान का माध्यम है। कोई एक व्यक्ति अगर आपके गांव में सार्वजनिक रोजगार में हो गया, यानी राज्य के अधीन किसी नौकरी में हो गया, तो उसको उसके सम्मान में ऑटोमेटिकली बहुत वृद्धि होती है ना। उससे आने वाली जो उसकी अन्य जो उसका समुदाय है वो उससे प्रेरित होता है ना। तो ये एक व्यक्ति अगर नौकरी पाता है जो एकदम वंचित समूह से है, जिसने सामाजिक वंचना झेली है ना, तो उसके नौकरी पाने से क्या होता है, समाज पर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है, और रिजर्वेशन इसी का एक माध्यम है। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 16(4) में राज्य के अंतर्गत जो नौकरियां हैं उनमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें ये बात लिखी गई है कि जो बैकवर्ड क्लास है ना, जिनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है राज्य सरकार की नौकरियों में, उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात उठती है कि आखिर जिसको आरक्षण दिया जाना चाहिए उसका आधार क्या होना चाहिए। उसका आधार होना चाहिए कि वह व्यक्ति जो है पिछड़ेपन से गुजरा हो, यानी उसका विकास ना हो पाया हो, वो भेदभाव, उसने काफी ऐतिहासिक रूप से भेदभाव झेला हो। क्या आप इस बात को मानेंगे कि क्या जो जनरल कैटेगरी है, यानी तथाकथित जो सवर्ण जातियां हैं, क्या उन्होंने ऐतिहासिक भेदभाव झेला है? सवर्ण जातियों में स्टूडेंट्स जो भी हो व्यक्ति, उसने कभी ऐतिहासिक भेदभाव तो नहीं झेला है जो कि बाकी अन्य निम्न जातियों ने झेला है। तो इस आधार पर भेदभाव को, जो रिजर्वेशन को दिया जाता है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो नौकरियों में, यानी पर्याप्त लोग ना हो। आज आप जितने बड़े पोस्ट देखेंगे, आप खुद इसको एक बार गूगल कीजिएगा और देखिएगा कि क्या परसेंटेज है, क्या ये मैच करता है। तो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके लिए आवश्यक है कि उनको इसको प्रोत्साहित करके उनको नौकरियों में लाया जाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो समाज में असमान रहा है उसको समान लाना है। तो आर्टिकल 16(4) इतना कहता है कि जो कोई भी बैकवर्ड क्लास है जिसका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, उसको रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा राज्य के अधीन जो नौकरियां हैं उनमें। अब इसके लिए हमने आपके साथ चंपकम द्वैराजन मामले के बारे में आर्टिकल 15 के अंतर्गत ये सारी बातें डिस्कस किए थे। तो अब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, उसमें जो है 15(4) और 16(4) दो जोड़े गए, जिसमें 15% SC को और 7.5% जो है ST कम्युनिटी को
आरक्षण इमीडिएटली रूप से दिया गया। लेकिन यह डिमांड उसी समय नहीं रुकी, यह डिमांड बढ़ती गई और डिमांड बढ़ते बढ़ते हुए कुछ आक्रोश का भी सामना होता होता गया देश में। अब इसके लिए पिछड़ा वर्ग पता करने के लिए कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनको आरक्षण दिया जा सकता है, या जो ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जो भारत में हैं, तो इसके लिए 1953 में पहली बार काका कालेलकर समिति बनी और इनसे कहा गया कि आप बताइए कि आखिर कौन कौन से वर्ग ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग में आने चाहिए। काका कालेलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कुछ ऐसा विशेष प्रकार का नहीं था जो डिस्कस किया जाए, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। लेकिन दोबारा 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक और बैकवर्ड कमीशन का गठन कर दिया। अब 1979 में बीपी मंडल कमीशन ने कुछ समय बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन रिपोर्ट तब तक लागू नहीं हुई जब तक इस पर कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन कुछ राजनीतिक हलचल हुई। हरियाणा में देवीलाल जी की सरकार थी, उन्होंने बीपी सिंह को सरकार समर्थन देकर सरकार बनाई थी। लेकिन उसी समय बीपी सिंह और देवीलाल में कुछ उनके जो बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनको लेकर कुछ विवाद हुआ, घोटाले से संबंधित विवाद था और बीपी सिंह खुद घोटाले को ही, फोर्स का घोटाला था उसको उजागर कर कर सत्ता में आए थे। तो अब बीपी सिंह के लिए यह आवश्यक हो गया था या तो वो पार्टी छोड़े या तो वो सत्ता छोड़े। तो उन्होंने पार्टी तोड़ी और 1990 में उन्होंने क्या किया, 1990 में उन्होंने ये कहा कि हम मंडल कमीशन को लागू करेंगे, यानी अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने मंडल कमीशन को 1990 में लागू कर दिया। लेकिन फिर भी जो है चुनाव नहीं जीत सके और 27% का आरक्षण का जो मामला था एक बार सबके सामने फिर से आ गया। अब ये सारे मामले इंदिरा साहनीवाद में 1992 में उच्चतम न्यायालय के सामने आए, जिसमें 5 मामले प्रमुख रूप से नजर आते हैं। जो एक पहला मामला था उच्चतम न्यायालय के सामने कि आखिर बैकवर्ड क्लास कहेंगे किसको। उसी समय जो बीपी मंडल की कमेटी 1979 में बनी, बीपी मंडल कमीशन ने कहा जो पिछड़ी जातियां हैं वही पिछड़ा वर्ग है, यानी वही बैकवर्ड क्लास है। तो इस बात को इंदिरा साहनी केस में उच्चतम न्यायालय ने माना कि ठीक है, अगर आप ये बात कहते हैं कि जो पिछड़ी जाति है वही पिछड़ा वर्ग है, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। और एक दूसरी जो बात थी इसमें कि जो नरसिम्हा राव सरकार ने 10% का आरक्षण दे दिया था, उसको उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनीवाद में 5 विशेष प्रकार के मामलों पर खोजबीन की और इस पर इंपॉर्टेंट फैसला दिया। एक मामला था प्रमोशन में रिजर्वेशन का, कि क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और आखिर अगर रिजर्वेशन हम दे रहे हैं तो रिजर्वेशन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इस बारे में उच्चतम न्यायालय के सामने एक प्रश्न था, क्या कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू किया जाना चाहिए, और लागू होगा तो क्या 100% होगा या नहीं होगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, यानी जो पिछड़ों में भी अगड़ा था उसके लिए क्या करेंगे। तो ये सारे मामले उच्चतम न्यायालय के सामने थे। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस 1992 में इसके संदर्भ में फैसला दिया और बैकवर्ड के लिए जो रिकमेंडेशन बीपी मंडल कमीशन की थी उसको माना। प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय का इस केस में कहना था कि हम रिजर्वेशन के नाम पर जो टैलेंट है लोगों का उसका दमन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रमोशन के मामले को खारिज कर दिया और जो परसेंटेज था रिजर्वेशन का कि कितना परसेंट होगा, इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसकी जो लिमिट होगी वो 50% होगी और 50% से अधिक जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकेगा। यानी जो तथाकथित सवर्ण जातियां हैं उनका इससे शोषण ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने ये एक लिमिट लगाई। लेकिन अभी आप देखते हैं तमिलनाडु सरकार, महाराष्ट्र सरकार, इन सब ने इस लिमिट को क्रॉस करके लगभग 69% के आसपास की बाउंड्री को टच कर लिया है ना। तो अब इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से इसके लिए रिव्यू पिटीशन पड़ी है, अभी कुछ दिनों में इसके संदर्भ में एक फैसला भी आएगा। तो ये सारी बातें उच्चतम न्यायालय के सामने थी। अब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो पिछड़े में अगड़े लोग हैं अगर उनके बारे में, उन्होंने कहा इसके लिए संसद कानून बनाए कि कौन पिछड़े में भी अगड़ा है, यानी कौन, कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़े तो हैं लेकिन उनमें पैसे अच्छे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा है। तो इसके लिए अभी जो कानून लागू है उसमें अगर लगातार 3 साल से आपने 8 लाख रुपए की अर्निंग की है तो आप जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये सारी बातें उच्चतम न्यायालय ने
इंदिरा साहनी केस में कही। अब जो रिजर्वेशन का मामला था, इसके संदर्भ में एक आर्टिकल 335 भी हमारे सामने आता है। आर्टिकल 335 यह कहता है कि रिजर्वेशन को देते समय राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सके। आर्टिकल 335 में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है संविधान के कि रिजर्वेशन के कारण क्या हो, जो हमारे लोग हैं उसे क्वालिटी से, यानी जो राज्य के अधीन जो कार्य हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने जो जो फैसले दिए उनको पलटने के लिए संसद ने कुछ संशोधन किए, जिसमें 77वां संविधान संशोधन 1995 है, जिसमें रिजर्वेशन प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का मामला था उसको उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम एसटी और एससी कम्युनिटी को जो है रिजर्वेशन देंगे, और उसके साथ में 85th अमेंडमेंट करके ये कहा कि हम जो है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का भी एक मामला सामने लेके चलेंगे। कॉन्सिक्वेंशियल सिक्योरिटी का इतना मतलब है कि जो व्यक्ति एक बार रिजर्वेशन पाके आगे हो गया उसको पीछे का जो व्यक्ति है वो कभी पकड़ नहीं पाएगा, यानी वो व्यक्ति हर समय सीनियर होता चला जाएगा। तो यही बात उच्चतम न्यायालय ने भी फिर बाद में आके स्वीकार किया, क्योंकि अब संविधान संशोधन हो चुका था। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में हुआ। तो ये दोनों चीजें उच्चतम न्यायालय के सामने संसद ने एक चैलेंज के रूप में सामने रखा। अब एक जो दूसरी बात थी स्टूडेंट्स कि आर्टिकल जो 16(4) भी था, इसके अंतर्गत कैरी फॉरवर्ड का जो नियम था उसको 100% तक कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप 50% तक कर लो, 50% तक कैरी फॉरवर्ड करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन 81st अमेंडमेंट के द्वारा संसद ने फिर कानून में संशोधन किया और फिर इसको जो है 100% की सीमा के आसपास ले आ दिया। तो दोस्तों, स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको इससे जो आगे की वीडियोस हैं उसमें आर्टिकल 17, 18, 19 ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इनके साथ हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।